नमस्कार, मैं सुशील कुमार। आज मैं आपसे साझा करने आया हूँ मेरी ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और इंदौर की ट्रिप के बारे में। मैं 24 तारीख को सुबह वडोदरा से निकला 9:15 साढ़े 9 के बीच में। मैंने मेरी गाड़ी की टंकी करा ली फुल और उसके बाद गोधरा, दाहोद होते हुए मैं ओमकारेश्वर की तरफ गया। रास्ते दो बताए थे मुझे, एक इंदौर होके भी मैं ओमकारेश्वर जा सकता था, पर मैंने वो नहीं चुना। मैं ये सोच रहा था कि मैं ओमकारेश्वर के दर्शन पहले कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उज्जैन जाऊँगा। तो फिर हुआ कुछ ऐसे कि मतलब जो मैंने रास्ता चुना वो वाकई में बहुत अच्छा रास्ता था। धार नाम की कोई जगह आई थी मध्य प्रदेश में। वहाँ शायद पुलिस की मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, शायद कोई इशू चल रहा होगा, मुझे नहीं पता ना, मैंने उसकी न्यूज़ देखी, पर पुलिस वाले बहुत थे वहाँ पर। बीच में कुछ गांव के रास्ते भी आए थे, पर रास्ता बिल्कुल भीड़ भाड़ से अलग था और सीधा रास्ता था। थोड़ा घाटी का रास्ता भी आया था, पर बहुत सेफ़ रास्ता था। मतलब आप फैमिली के साथ भी वहाँ से जा सकते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला वो रास्ता नहीं था। फिर उसके बाद मैं जैसे ही ओमकारेश्वर में एंटर होने वाला था, जो नर्मदा नदी थी, वो जैसे ही पुल मैंने क्रॉस किया वहाँ पे था बहुत लंबा जाम। जब कुछ लोगों से पता लगा कि वो जाम कम से कम 3 किलोमीटर लंबा जाम है, मैं तो वही हक्का बक्का हो गया। मैंने कहा भाई कम से कम 8-9 घंटे का सफ़र तय करके मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ जाके आपको पता लगे कि भाई अब तो जाम लग रहा है और कोई प्री बुकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ये सोच के गया था, मैंने कहा इस बार कुछ अलग करना है, आपको पहले से कोई बुकिंग नहीं रखनी। वहाँ जाएंगे, जो भगवान जी का आदेश होगा, जो भोलेनाथ का आदेश होगा, वही हम करेंगे। तो धीरे धीरे करते वो जाम हटना शुरू हुआ। पुलिस आई, उसने थोड़ी हेल्प करी और थोड़ी पब्लिक ने भी अपनी मतलब सहायता से उस जाम को दूर किया और मैं ओमकारेश्वर फाइनली पहुँच गया। वहाँ जाके मैंने ट्राई किया कि मैं मंदिर में दर्शन करने से पहले होटल रूम ले लूँ, लेकिन मैं इस बात का अंदाज़ा पहले से ही लगा चुका था कि भाई वहाँ कोई मुझे रूम नहीं मिलने वाला, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। मुझसे पहले अगर 3 किलोमीटर लंबे जाम के अंदर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं तो भाई वो मुझसे पहले ही रूम लेंगे, जाहिर सी बात है। मैं इस चीज़ के लिए रेडी था, पर मैंने ट्राई किया कि चलो ट्राई तो कर लेते हैं कि थोड़ा नहाना धोना भी हो जाएगा और भोलेनाथ के दर्शन फिर कर लेंगे। तो फिर एक ख्याल मन में ये आया कि अगर मैं रुक जाता हूँ तो सुबह सुबह मैं दर्शन करूँगा, पर वो चीज़ पॉसिबल हुई नहीं। तो वहाँ जाके जब पता लग गया कि भाई यहाँ पे रूम मिलना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ मैंने गाड़ी पार्क लगा दी। मंदिर के जस्ट पास में बहुत सारी पार्किंग है, आपको बहुत पहले रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप मंदिर के बिल्कुल पास जाके भी आपके लिए पार्किंग है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा कोई चार्ज नहीं लगा पार्किंग का। वहाँ रुकने के बाद मैंने हाथ मुंह धोया बिना किसी चाय के, बिना किसी नाश्ते के मैं जाके लग गया लाइन में। और वो लाइन आप नहीं मानेंगे, 6:30 के आसपास टाइम हुआ था और 11, साढ़े 10, 11 बजे के बीच में मेरे दर्शन हुए थे भोलेनाथ के। मैंने कुछ अफवाह ये भी सुनी कि 10 बजे तक मंदिर बंद हो जाएगा, उसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी। अगर आप मतलब ऐसा भी होता है कईयों के साथ कि आप भोलेनाथ के दरवाजे तक गए और आपको दर्शन नहीं मिले और आपके सामने गेट बंद हो जाए। मैं वही दुआ कर रहा था। मैंने कहा भोलेनाथ प्लीज़, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बिल्कुल थका आ रहा हूँ और मैं बिना कुछ खाए पिए मैं लाइन में लग गया हूँ। तो भोलेनाथ ने मेरी सुनी और मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और वो लाइन इतनी लंबी थी कि आप ये मान लीजिए कि शायद 4 फ्लोर हैं ऊपर मंदिर में जाने के। उस फ्लोर पे भी आपको एक ही फ्लोर पे दो बार घुमाया जाता है, और उससे पहले जो मतलब ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे वो तट है, वहाँ जाने का रास्ता है, उससे पहले भी कम से कम 1.5-2 किलोमीटर की लंबी लाइन। मैं ये सोच रहा था, मैं पहली बार ही गया था, मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा जो लाइन है वो यही है, आगे जाके तो सीधा दर्शन है। पर वहाँ जाके पता लगा कि भाई ये तो शुरुआत ही नहीं हुई अभी तक, आप तो अब बिल्डिंग में एंटर हो गए, उसके बाद आपको ऊपर फ्लोर पे जाना है, तब जाके आपके भगवान जी से दर्शन होंगे।
तो बड़ी मुश्किल से नंबर आया, पर बहुत अच्छा लगा। मैं ये मानता हूँ और ये मैंने मेरी लाइफ का एक वाक़या बताता हूँ आपको कि मुझे लाइन में लग के दर्शन करना या कोई चीज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इन चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ और मैं परहेज़ करता हूँ। मैं अगर कहीं लाइन में लगने का मौका मिल भी जाता है, जो भी होता है, तो मैं दूर से ही दर्शन करके वापस आ जाता हूँ कि अब मतलब नहीं, मतलब ये चीज़ फिर कभी दर्शन कर लेंगे, ये दिमाग में एक ख्याल आ जाता है। पर उस दिन ये ख्याल नहीं आया, मैं लाइन में लगा रहा और मुझे बड़ा मज़ा आया उस दिन लाइन में लग के कि ये तरीका भी काफ़ी अच्छा है दर्शन करने का। लोग वीआईपी बन के दर्शन करते हैं फटाफट, पर नहीं, ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास टाइम है तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। आपको हर तरह की पब्लिक मिलेगी लाइन के अंदर, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, बीच में थोड़ा झगड़ा भी चलता रहेगा, कोई कहेगा धक्का मत मार, ये मत कर, वो मत कर। अरे भाई, मैं तो इतना मानता हूँ कि आप भोलेनाथ के आदेश पे वहाँ दर्शन करने गए हो, कोई जानबूझ के वहाँ गलत काम नहीं करता, कोई किसी को धक्का नहीं मारता, कोई किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलता। आप सिर्फ भोलेनाथ का नाम लीजिए और लाइन में लग के आराम से दर्शन कीजिए। और वहाँ से जैसे मैं फ्री हुआ थोड़ी भूख लगी हुई थी तो मैंने खाना खाया। नॉर्मल शायद 120 रुपये की थाली थी, वो मैंने खा ली। अच्छा खाना था, मंदिर के पास ही उपलब्ध था। उसके बाद दिमाग में फिर एक ख्याल आया कि यार अब नींद आ रही है। सुबह 9:30 बजे का वडोदरा से निकला हुआ, 9 घंटे का सफ़र करके मैं ओमकारेश्वर पहुंचा सीधा, और अब थोड़ा सो लिया जाए क्योंकि खाना खा लिया, थोड़ी नींद आने लग गई। पर फिर मैंने कोशिश की, मुझे एक भी होटल नहीं मिला। मैंने ओमकारेश्वर के बाहर तक आके देख लिया, नदी क्रॉस करके भी देख लिया, मुझे कहीं भी कोई होटल नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि उज्जैन तो जाना ही, चलो इंदौर चलते हैं। तो मैं इंदौर के लिए निकला। मैंने रास्ते में 2 बार चाय पी क्योंकि भाई बहुत नींद आ रही थी। और रास्ता मैं आपको बता दूं, शायद 70-80 किलोमीटर होगा ओमकारेश्वर से इंदौर का, लेकिन मुझे वहाँ पहुँचने में 3-4 घंटे लग गए। मतलब गूगल भी बता रहा था कि आप 3-4 घंटे से पहले नहीं पहुँचोगे। मैंने सोचा कि यार क्या मजा आ गई है, 78 किलोमीटर के 4 घंटे, वो भी कार में। और उस दिन मुझे लगा, मैंने कहा गूगल बाबा सही कहता है। तो धीरे धीरे जाके इतना रास्ता फूटा हुआ, हर जगह काम चल रहा है, पहाड़ों में जाम लगा हुआ है, छोटी मोटी घाटियाँ आ रही है। मतलब फाइनली 4 घंटे के बाद लमसम 4 बजे के आसपास मैं इंदौर पहुंचा। अब इंदौर जाके मैंने ऑनलाइन साइट्स पे चेक किया तो कोई भी होटल खाली नहीं। मैं ये सोच के गया, मैंने कहा यहाँ नहीं मिला, कम से कम वहाँ तो मिल जाएगा। पर मुझे ऑनलाइन साइट्स पे भी कोई होटल वहाँ खाली नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा ऑफलाइन घूम लेते हैं। तो बढ़िया सी एक चाय पी अच्छी जगह पे, रेलवे स्टेशन के पास में। फिर इंदौर को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि कहीं तो रूम मिल जाएगा। तो घूमते 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 मतलब पूरा इंदौर का लगभग कोना कोना छान मार लिया। 1-1.5 घंटे तक कहीं भी रूम नहीं मिला। हर जगह ये है कि सर जैसे ही चेकआउट होगा आपको देंगे, जैसे ही चेकआउट होगा आपको देंगे। तो मैंने ट्रिबो को चुना। ट्रिबो के मुताबिक वहाँ पे अर्ली चेक इन अलाउड है, तो मुझे लगा चलो ठीक है। तो मैंने जो एरिया मैनेजर है उनसे बात करके ट्रिबो में मेरी बुकिंग कंफर्म करा ली कि मैं अर्ली चेक इन करूँगा। पर मुझे 1-2 घंटे निकालने थे, 5:30 तो बज गए, पर कम से कम आपको 7-8 तो बजाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, अब तो ये तो सुबह हो गई है, वैसे ही नींद आ रही, पर नींद को गोली मारो। मैंने चाय वाय पी और सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ गाड़ी के अंदर ही। तो गाड़ी के अंदर 1-1.5 घंटा थोड़ी सी ऐसे मतलब थोड़ी सी झपकी ली तो माइंड हो गया एकदम फ्रेश। फिर सोचा कि इंदौर को एक्सप्लोर करते हैं। दुकानें खुलनी शुरू हो गई होंगी कि कुछ खाया जाए अच्छा सा। तो उसके बाद में सबसे पहला नाम आया विजय चाट भंडार का। विजय चाट हाउस है शायद उसका नाम। वहाँ गए, वहाँ की जलेबी और वहाँ की कचौरी, मूंग दाल कचौरी और वहाँ का पोहा, ये 3 चीज़ें मैंने वहाँ पे ट्राई करी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसका भी एक वाक़या बताऊँगा आपको कि भाई मुझे वो अच्छा तो लगा, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है कि वो बाद में मुझे ज़्यादा क्यों फील हुआ। जैसे जैसे दिन ढलता गया तो वो बताऊँगा बाद में आपको। फिर मैंने और भी 2-3 जगह पे पोहे खाए, चाय पी, क्योंकि भूख तो लगी हुई थी और पोहा भी वहाँ थोड़ी सी क्वांटिटी में मिलता है। तो आपको मतलब मैं सोच रहा था कि हर जगह ट्राई करते हैं, अच्छा ही है। फिर मैं होटल में जाके सो गया और 2-3-4 घंटे की नींद पूरी करके हो गई नींद पूरी, इतनी थी।
क्योंकि मन में रहता है और पराई जगह पे नींद भी नहीं आती है। फिर मन में ऐसा भी रहता है कि भाई तू सोना तो घर पे जाके भी कर सकता है। तो नींद वही उड़ा के एक कड़क सी कॉफ़ी पी के होटल में वापस निकल लिया और कई जगह एक्सप्लोर की। नाम तो मुझे इतने याद नहीं आएंगे क्योंकि 3-4 दिन की बात होगी, पर शायद कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं जो मतलब वहाँ मैं नहीं घूमा। मुझे वहाँ का कांच मंदिर बहुत अच्छा लगा, जो जैन मंदिर है, कांच मंदिर है, बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। मतलब इतनी कलाकारी कोई कैसे कर सकता है, मतलब आप चल भी रहे हो तो आप कांच पे चलोगे, इतनी ज़्यादा कलाकारी। उसके बाद रजवाड़ा पैलेस में भी गया मैं, और लाल बाग पैलेस में भी गया, और बड़े गणपति जी हैं वहाँ पे भी गया। और उसके बाद एक जो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं वो शायद जानते होंगे, एक कोई सैंडविच वाला है जो बहुत बड़ी सैंडविच देता है, शायद 150 रुपये की इतनी बड़ी प्लेट आती है उसकी, वो बहुत फेमस है और मुझे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ लोगों ने मुझे बोला यार वो कचरा बनाता है, नहीं मैं ट्राई करूँगा। मैंने ट्राई किया, मुझे वो 150 रुपये की चीज़ वाकई में लगी कि यार बाहर आजकल आप जाओ 100-150 में आपको छोटी सी सैंडविच मिलती है, और उसने इतनी बड़ी थाली दी कि वो एक जना तो खा नहीं सकता पूरी। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। 2 जने भी उसको आराम से खा सकते हैं और उनका पेट भर जाएगा सिर्फ 150 रुपये में। और चीज़ काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ पे शाम को। पर जब मैं वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा था तब मैंने वो चीज़ मतलब वो फेस की कि जब मैं विजय चाट हाउस के पास से दिन में निकला तो इतनी खतरनाक भीड़ थी वहाँ पे, मार्केट में पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। और मैं सुबह सुबह वहाँ पे मेरी कार लेके वहाँ मैं नाश्ता करने गया था, और वो मैं सोच नहीं सकता कि अगर वो मैं कर रहा होता तो अगर मैं वो एक फ़ोन आ गया था, अगर मैं वो कर रहा होता तो मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता वहाँ पे। फिर मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की कि अगर आप किसी पराई सिटी में जाते हो घूमने के लिए तो आपको आपकी गाड़ी से नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। एटलीस्ट आप होटल पे रुक जाओ, अपनी गाड़ी पार्क कर दो, आपको वहाँ पे ऑटो से एक्सप्लोर करना चाहिए, उनके लोकल जो व्हीकल है उनसे एक्सप्लोर करना चाहिए। आप मतलब देखो कितनी अच्छी चीज़ है कि आप होटल से ऑटो में बैठे और ऑटो ने सीधा आपको जाके जहाँ आपको जाना था वहाँ उतार दिया। आपको कोई पार्किंग की टेंशन नहीं, कुछ नहीं। रैपिडो आजकल हर जगह उपलब्ध है, अच्छा खासा रेट। अगर आपको लगता है कि ऑटो वाला आपसे मतलब ज़्यादा पैसे ले रहा है या लूट मचा रखी है तो आप रैपिडो पे देख सकते हो कि इसका कितना रेट चल रहा है। तो मैंने उसी हिसाब से वो यूज़ किया और मैं शायद 400-500 रुपये लगे, मैं पूरा इंदौर घूम लिया। और मेरी गाड़ी भी अगर मैं चलाता तो मुझे जगह जगह पार्किंग देनी पड़ती, शायद मेरा डीजल भी 300-400 का तो गाड़ी खा ही जाती। तो वो मुझे अच्छा फ़ायदे वाला सौदा लगा और मैं आगे जाके भी इसको फॉलो करूँगा कि मैं ऑटो से ही घूमूंगा या फिर अपने जो भी लोकल वहाँ पे व्हीकल चलते हैं मैं उनसे घूमूंगा। तो फिर जैसे ही वहाँ पे रात हुई और मतलब अच्छा खासा खाना खा के, और जो मैं अक्सर बताना भूल गया कि मैं जो आजकल रील्स बना रहा हूँ उसमें मैं अच्छा खासा जिक्र करता हूँ कि वहाँ पे इंदौर में कोई रसगुल्ला हाउस है। तो मेरे एक मित्र हैं अजय जी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप चले तो गए हो वहाँ पे, रसगुल्ला हाउस की मिठाई मत भूल जाना। मैंने कहा यार अब तो मैं थक गया, रात को मैं बाहर कहीं जा ही नहीं सकता। तो मैंने स्विगी से ऑर्डर कर लिया और मैंने वहाँ वो ट्राई नहीं किए, गरम गरम आए थे, मैंने ट्राई नहीं किए। मुझे ऐसा लगा कि यार रात को क्या मीठा खाना है, अब घर जाके खाएंगे इनको। पर वो मैंने घर पे आके टेस्ट किया, भाई इतने 3rd क्लास रसगुल्ले गुलाब जामुन मेरी लाइफ में नहीं खाए। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसी घटिया चीज़ को वहाँ से उठा के मेरे घर तक और ले आया। अरे भाई इसमें मुझे भी शर्म आने की बात है कि भाई ऐसा डिसीज़न मैं कैसे ले सकता हूँ। अगर मैं उसको वहीं ट्राई कर लेता, मैं वहीं उनको कचरे के डब्बे में फेंक के आता और मैं उनको मतलब उनके रिव्यू भी देता स्विगी पे कि भाई ऐसा मतलब जो आप बेच रहे हो जो भी है, मतलब मुझे वो टेस्ट बहुत ही गंदा और वाहियात लगा है। और उसके बाद मैं सुबह सुबह निकल लिया उज्जैन के लिए, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे। और वहाँ भी रोड का काम चल रहा है पर वहाँ टोल लग रहा है। मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मध्य प्रदेश में रोड की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ भी रोड का काम चल रहा है और हर जगह टोल, 2 टोल मेरे लगे और हर जगह डाइवर्जन है, कहीं पे लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आपको देख देख के फूंक फूंक के मतलब गाड़ी चलानी पड़ेगी कि मेरे आगे कुछ आ ना जाए, डाइवर्जन ना आ जाए। और थोड़ी देर बाद आपको पता लगता है आपको टोल भी देना है इसके ऊपर। मतलब मैं तो परेशान हो गया भाई बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ जाके उज्जैन पहुँच के मैंने मेरी गाड़ी पार्क लगा दी, घाट के पास में लगाई थी मैंने, वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं चला गया। मैंने वीआईपी दर्शन बुक करा रखे थे कि भाई इस भीड़ के अंदर जो मैंने फेस की ओमकारेश्वर में वो सेम हालत यहाँ पर ना हो। तो
₹250 पर पर्सन लगे थे और काफ़ी अच्छा, मतलब मेरा स्लॉट था 8 से 9 बजे का, पर मैं जल्दी पहुंच गया, तो मैं 7 से 8 वाले में घुस गया। मुझे किसी ने पूछा भी नहीं कि आपका 8 से 9 है, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। मैं बहुत जल्दी मैंने दर्शन कर लिए और विद इन हाफ एन आवर में वहाँ से फ्री हो गया। वहाँ से फ्री होने के बाद में मैं रिद्धि सिद्धि माता का मंदिर है, मैं वहाँ गया। वो शक्तिपीठ है, अलग ही पॉजिटिविटी वहाँ पे फील होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ उस मंदिर में जाके। वो मतलब अपने जो महाकालेश्वर का मंदिर है उसके बिल्कुल नज़दीक है। उसके बाद में मैं चला गया काल भैरव। भाई वहाँ जाके जो मुझे फ़ील हुआ है, मैंने कहा यार, मतलब इतनी भीड़ तो मैंने कहीं नहीं देखी, ना उज्जैन में देखी न ओमकारेश्वर में देखी। इतनी खतरनाक भीड़ काल भैरव में। मैं वहाँ दर्शन बिना किए लौटा, मैंने बाहर से दर्शन किए, पर मैं जाऊँगा काल भैरव, तो मैं जाऊँगा एक बार, तो मैं पक्का जाऊँगा काल भैरव। और अब भी मैं ये सोचता हूँ कि उज्जैन के अंदर जो भस्म आरती है वो अटेंड करने भी मैं बिल्कुल जाने वाला हूँ, मैं जाऊँगा ज़रूर। और ठीक है, बाकी यही ट्रिप थी। वहाँ से फिर मैं लमसम 10 साढ़े 10 बजे के आसपास निकला और उज्जैन से सीधा मैंने रास्ता पकड़ लिया वडोदरा का। मैं इंदौर वापस नहीं गया, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि उज्जैन इंदौर का रास्ता भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मैं सोच के तो ये गया था कि मैं इंदौर वापस आऊँगा। इंदौर मुझे शहर काफ़ी अच्छा लगा, बहुत साफ़ सुथरा शहर है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी खुला शहर है और वातावरण भी बहुत अच्छा था उस दिन। पर मैं रास्ता ख़राब होने की वजह से वहाँ नहीं जा सका और मैं सीधा वडोदरा के लिए निकल गया और लमसम 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में वडोदरा वापस पहुँच गया। तो ये थी मेरी 3 दिन की ट्रिप, जो मैंने थोड़ी थकावट तो हुई मेरे अंदर, पर मैं भोले बाबा के दरबार में गया था तो वो थकावट मायने नहीं रखती। तो ठीक है, ये मेरा जो पूरा ट्रिप था वो मैंने आपसे 17 मिनट में पूरा शेयर कर दिया है। अगर मुझसे कुछ गलती से मुंह से निकल गया है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इसे पूरी देखना। आप मतलब अगर 17 मिनट तक टिक जाओगे तब तो आप पूरी देखोगे, ये बातें मेरी सुन रहे होंगे, पर अच्छी लगे तो थोड़ा सपोर्ट करना, अच्छा लगता है। आपके और दोस्त भी देखेंगे और अच्छी जानकारी दी है मैंने कि अगर आपको ट्रिप करनी है तो आपको कैसे करना चाहिए। चलिए ठीक है, बाय बाय, जय श्री राम।